सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। देखो ऐसा है ना कि आरती थोड़ा मौसम बदल रहा है और इस बदलते हुए मौसम में वैसे हम लोग अक्सर ये बात करते हैं, लेकिन थोड़ा कभी बहुत रात में अभी थोड़ी ठंडक कम हो रही है, लेकिन दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो थोड़ा सा खान पान का ख्याल रखना चाहिए, ऐसे में तबीयत बहुत ख़राब हो सकती है ना जी। और रेणु जी आज हम लोग लेकर आए हैं अपने श्रोताओं के लिए, सबसे पहले तो खेल सखी में हम लोग लेकर आए हैं साक्षी मलिक को जी, क्योंकि हम साक्षी मलिक के बारे में बताएंगे और वहीं करियर का आज दिन है, तो जाहिर है फायर इंजीनियरिंग में हम क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देंगे और संवेदनशील और समझदार बच्चों की जो बातें हैं वो भी करेंगे कि वो कैसे होते हैं और उनको ये बनाने के लिए क्या करना चाहिए जी। और वहीं आजकल सब लोग घर में है, बहुत सारी परीक्षाएं हो रही हैं, वर्क फ्रॉम होम का आजकल ज़माना जैसा आ गया है, तो ऐसे में वर्चुअल मीटिंग्स जो होती हैं उन समय हम क्या करें और क्या न करें, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। और आज बड़ा ख़ास दिन है, बिल्कुल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है, तो जाहिर है कि उसका अपना महत्व है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे देश की बेटी साक्षी मलिक के बारे में बात करेंगे, है ना जी। और साक्षी मलिक का जन्म हुआ 3 सितंबर वर्ष 1992 में हरियाणा राज्य के रोहतक के गांव मोखरा में। साक्षी मलिक के पिता सुखबीर मलिक जी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की DTC में दिल्ली में बस कंडक्टर और मां सुदेश मलिक रोहतक में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर हैं। और साक्षी मलिक भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान है। इससे पहले उन्होंने ग्लासगो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और रजत पदक भी जीता था। जी हाँ, और चूंकि अब साक्षी का रुझान कैसे आया ये तो जाहिर है कि बड़ा जिज्ञासा का विषय है। वैसे तो बचपन में कबड्डी और क्रिकेट खेलने लगी थी, उनका रुझान था, लेकिन उनके दादा बदलू राम मशहूर पहलवान थे और उनके घर जो भी आता तो पहलवान जी नमस्ते कहकर उनका सम्मान करता, अभिवादन करता। तो ये साक्षी भी छोटी सी थी, उनके मन में इच्छा हुई कि अगर वो भी पहलवान बन जाए तो सब ऐसे ही उनका मान सम्मान करेंगे और उन्हें भी पहलवान जी कहेंगे। तो बस उन्होंने सोचा कि क्यों ना पहलवान जी बना जाए, और ये दृढ़ निश्चय जब उन्होंने कर लिया तब उन्होंने इच्छा जो है वो अपनी माँ को सबसे पहले बताया और जाहिर है कि वो चौंक गई जी। और साक्षी के पिता और दादा ने उन्हें बहुत समझाया भी कि वो अपना फैसला बदल लें, क्योंकि उनको डर था कि कहीं पहलवानी करते समय साक्षी को चोट ना लग जाए, जैसे कि अधिकतर लड़कियों के माता पिता सोचते हैं कि चोट ना लग जाए, कहीं हड्डी उड्डी ना टूट जाए, तो इस तरह का डर उनको भी था। लेकिन साक्षी अपना निर्णय ले चुकी थी और वो उस पर डटी रही और उन्होंने अपने घर के लोगों को भी अपने निर्णय के पक्ष में कर लिया। और कोच ईश्वर दहिया के देखरेख में साक्षी की कुश्ती की जो ट्रेनिंग थी वो शुरू हो गई। अपनी ट्रेनिंग के दौरान भी साक्षी को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये खेल लड़कियों के लिए नहीं बना, लेकिन साक्षी ने हार नहीं मानी और उनका परिवार और कोच सभी लोग उनके समर्थन में उनके साथ खड़े रहे। प्रशिक्षण के 5 साल बाद उन्होंने 2009 के एशियाई जूनियर विश्व चैंपियनशिप के फ्री स्टाइल में 59 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता और इसके बाद वर्ष 2010 के विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। वर्ष 2014 में इंटरनेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट में 60 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर साक्षी मलिक ने अपना एक परचम लहरा दिया और अंतर्राष्ट्रीय पहचान उनकी बन गई। इसी तरह से 2014 में ही ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीता और इससे पहले 2013 के जोहान्सबर्ग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भी आपने कांस्य पदक जीता। 2015 के दोहा एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक और वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतकर आपने इतिहास रच दिया। जी। और रेणु जी, वर्ष 2016 में साक्षी मलिक को खेल में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। और इसके बाद 2017 में वे
भारत सरकार द्वारा साक्षी मलिक को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो भाई इस तरह से जब हम बच्चों को, ठीक है, जाहिर है पहले परिवार वाले भी थोड़ी सी चिंता करते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और बड़े महफूज रहें, किसी भी तरह से कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन जब इस तरह से हमारी बिटिया लोग जब दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाती हैं तो जाहिर है कुछ न कुछ नाम कमा ही लेती हैं। भाई निगाहें मिलाने को जी चाहता है, लेकिन आजकल जो मौका है ना जी, बस दूर से ही निगाहें मिलाएं तो बेहतर है ना। हाँ जी। और इसी वजह से शायद ये वर्चुअल मीटिंग्स भी होती हैं कि चलो दूर दूर से सही काम तो चलता रहे। हाँ, काम नहीं रुकना चाहिए। बहुत दिनों तक काम रुका रहा, लेकिन अब बहुत सारे तरीके आ गए हैं जिसकी वजह से चाहे मीटिंग हो या घर के कुछ बहुत सारे ऐसे उत्सव आदि भी हैं जो कि अब वर्चुअल कर लिए जाते हैं। एक जगह कोई बैठ जाता है, बच्चे का जन्मदिन हो या कुछ हो, अलग अलग शहर से लोग जुड़ जाते हैं और इस तरह से लगता है कि हम एक जगह पहुंच गए हैं। लेकिन हाँ, कार्यालय की बात अगर हम करें तो ये बड़ा सहज हो गया है कि इससे व्यवसाय में कहीं भी रुकावट नहीं आती है। बिल्कुल। और जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड का समय, कोरोना का समय चल रहा है, तो उसके बाद से दुनिया भर में जो वर्चुअल या ऑनलाइन मीटिंग्स हैं उनका दौर चल ही रहा है और ये अलग अलग जगहों पर मौजूद लोगों को एक साथ लाने और एक साथ बात करने का एक बेहतरीन माध्यम है। लेकिन इनका हिस्सा बनते समय कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि अगर आप मीटिंग के आयोजक हैं तो ये बात पहले से ही तय कर लें कि मीटिंग किस दिन, कितने बजे और किन उद्देश्यों के लिए रखी जानी है, और साथ ही ये भी तय कर लें कि मीटिंग कितनी देर चलेगी, और ये सब बातें टीम मेंबर्स को साझा कर दें जिससे वो भी पूरी तरह तैयार रहें और मीटिंग के मुद्दे से भटके नहीं। जाहिर है कि कोई भी मीटिंग जब होती है, कोई भी बैठक होती है, तो उसका विषय पहले से निर्धारित होता है कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। ये बहुत आवश्यक होता है, सबसे अहम मुद्दा यही होता है। तो उसकी तैयारी पूरी तरह से होनी चाहिए, जिसको एजेंडा पॉइंट्स भी कहते हैं जी। तो वो भी होना चाहिए। और लेकिन अगर वर्चुअल की हम बात करें तो इसमें खासतौर से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मीटिंग में आवाज़ आती है, अगर आप घर में हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि कोई ऐसा स्थान चुनें ताकि लोगों की आवाजाही ना हो या कहीं से आपको घर के लोगों की या किसी के आने जाने की आवाज़ ना पहुंचे। मीटिंग में कार्यालय जैसा माहौल होना चाहिए और आपको भी लगना चाहिए और दूसरों को भी लगना चाहिए। अगर क्लास में पढ़ाई की बात हो या जो भी हो, इसको पूरा वैसा ही माहौल बनाना चाहिए, ऐसा ना लगे कि आप घर पर बैठे हैं जी, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि खिड़की दरवाजे सब बंद कर लें और इन सारी चीज़ों का पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए जी। और रेनू जी, जो सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं उनको पहले ही से ऑफ कर दें, जिससे कि वो भी उनको परेशान ना करें कि अब चलो ये देख लें। और मीटिंग शुरू होने से पहले मोबाइल या कंप्यूटर की ऑडियो वीडियो क्वालिटी और इंटरनेट कनेक्शन को अच्छी तरह चेक कर लें। और कई बार जब वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होती है तो ऐसे में परेशान होने की बजाय ऑडियो पर फोकस करें, क्योंकि ये ज़रूरी है कि मीटिंग के दौरान आप अपने विचार अच्छी तरह से रख सकें। और साथ ही जो भी विचार या बातें आप मीटिंग में कहना चाहते हैं उनके नोट्स पहले ही बना लें, इससे ज़रूरी बातें भूलेंगे नहीं। और मीटिंग अगर किसी प्रोजेक्ट को लेकर है तो उससे जुड़ी सभी जानकारियां पहले से आपके पास होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसके साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत छोटे छोटे वाक्य हों और बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें और अपनी बात पूरी करने के बाद आप शांत हो जाएं। ऐसा ना हो कि आप इस रफ्तार से बोलते रहें कि कहीं भी कॉमा या ऐसा पूर्ण विराम, अल्प विराम नहीं होगा तो सामने वाला बात अपनी नहीं रख सकता। तो आप ऐसे बीच में आप स्थान देते रहें ताकि अगर किसी को आपके बात के बीच में कुछ बात कहनी है तो वो कह सके, या आप छोटे छोटे बिंदु जो बना रहे हैं उनको एक छोटे से बातों में पूरा कर लें उसको, अपनी बात को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल सकता। तो सबको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये चूंकि वर्चुअल मीटिंग है तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आप खाली नहीं बैठ सकते। सामने अगर बैठे हैं तो हम 5 मिनट तक खामोशी भी चल जाती है, लेकिन इस तरह से जब हम मीटिंग करते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है जी। बिल्कुल। और ये भी रहता है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हाँ या ना में सिर्फ सिर हिला लेते हैं जी, जैसे कि, और वो मीटिंग के समय भी वही करने लगते हैं। तो उससे ये होता है कि सामने वाले को अगर आप नहीं दिख रहे हैं, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, तो वो पता नहीं चलेगा कि आप हाँ बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं जी। तो स्पष्ट शब्दों में बोलें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप बात कर चुके हैं तो अपने माइक को म्यूट कर दें और उसे खुला मत छोड़ दें जी। और अपनी बात कहने के लिए अपनी बात पूरी करके और बात को अपने म्यूट कर दें ताकि बाकी लोगों की आप बात सुन सकें और आपके घर के आसपास या कहीं पर भी कहीं आवाज़ है तो वो बाकी जगहों के लोगों को तंग न करे। इस तरह से बात ये होनी चाहिए कि संचार की बात जो है, जो भी अपनी बात है वो पूरी अच्छी तरह से कम्युनिकेशन ठीक से होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बात आपकी अस्पष्ट रह जाए, क्योंकि वहाँ बहुत 1 to 1 बात नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ एक चीज़ का और ख्याल रखें कि जो समय निर्धारित है, अगर सुबह 10 बजे मीटिंग है तो जैसे कि हम कार्यालय के लिए जाते हैं 15
मिनट पहले आप तैयार होकर बैठ जाएं तो बेहतर है। उसके साथ साथ ये ना सोचें कि आपके घर में मीटिंग है तो आपने कुछ भी कपड़ा पहना है, कुछ भी हुआ है और आप बैठ गए। बिल्कुल ना सोचें। आप जैसे कार्यालय जाते थे बिल्कुल वैसे ही तैयार हो, तभी आप में आत्मविश्वास होगा और आप पूरी तरह से मीटिंग के लिए तैयार रहेंगे। घर का माहौल ज़रूर है, लेकिन आपको मन में ये बनाना होगा, ये भावना रखनी होगी कि आप कार्यालय में बैठे हैं। बिल्कुल वैसे ही तैयार होइए, वैसे ही नाश्ता करके जाइए या खाना खाकर जाइए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि आप घर में बैठे हैं तो चलो कोई बात नहीं, मीटिंग चलती रहेगी, हम अपना वीडियो जो है वो हटा देंगे और हम चाय नाश्ता उस समय कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा मत करिए। आप तो ये सोचिए कि आपका आने जाने का समय बच रहा है, तो उसको आप बिल्कुल ना समझें। क्योंकि अगर आपको 10 बजे कार्यालय पहुंचना होता था तो जाहिर है कि आप कम से कम, बहुत पास में भी अगर कार्यालय है आपका, तो आधे घंटे पहले निकलते थे जी। उसके पहले नाश्ता कर लेते थे। अभी आपके पास आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी समय आपके को लगता था वो आपके पास है। तो बेहतर है कि चाय नाश्ता जो भी आपको करना है, नाश्ता आदि करके ठीक से बैठे। जब लंच का टाइम होता है तभी लंच करें। घर में बैठे हैं इसका मतलब नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लें जी। तो वस्त्रों का अपने ख्याल रखें। बिल्कुल कार्यालय में जैसे जाते हैं टाई पहन के या फॉर्मल जो कपड़े होते हैं, औपचारिक कपड़े पहनकर बैठें। इससे आपके काम में भी अच्छी गुणवत्ता आएगी। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और घर वालों को बिल्कुल ताकीद दे दें, घर में चाहे पुरुष हो या स्त्री, जिसकी भी मीटिंग चल रही है, और अन्य लोग उसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि उसकी गंभीरता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। यूँ भी सोचना चाहिए आरती कि हम जो मीटिंग कार्यालय की, कोई भी हमारा व्यवसाय है, हो सकता है आपका व्यापार हो, उसकी आप मीटिंग ले रहे हो, ये इनसे हमारा पूरा परिवार चलता है। घर में बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं, सबका पेट पलता है। उसका सम्मान करना और उस कर्म को पूरा महत्व देना बहुत ज़रूरी है। बहुत है ना। बिल्कुल। भाई चांद जैसा मुखड़ा तो हम सब चाहते हैं, और जब बिंदिया उस पर चमकती है तो क्या बात है ना। जी हाँ। और हम सब चाहते हैं कि हमारा सबका वर्तमान सुरक्षित रहे। उतना ही हम चाहते हैं कि वर्तमान तो हमारा अच्छा रहे ही, हम खुश रहें, लेकिन भविष्य भी सुरक्षित करना चाहते हैं। और चाहते हैं कि बच्चे कुछ ऐसे क्षेत्र में जाएं जहाँ कुछ लोगों का ऐसा मन रहता है कि कुछ समाज सेवा भी हो सके, किसी की सेवा भी करें। अपना धनोपार्जन तो हो ही, लेकिन साथ में कुछ सेवा भी हो सके। ऐसा ही एक क्षेत्र है फायर इंजीनियरिंग, है ना जी। और फायर इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि आग लगने के प्रकार, आग बुझाने के तरीके और आग बुझाने की मशीनें, आग में घिरे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना जैसी बातों का प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसकी पढ़ाई के दौरान आग बुझाने के यंत्रों की तकनीकी जानकारी दी जाती है, जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम, अलार्म, पानी की बौछार का सबसे सटीक इस्तेमाल, और कम से कम समय और कम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा जान माल की रक्षा करना सिखाया जाता है। बिल्कुल। आप सब जानते ही हैं कि जब आग लगती है तो किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर ये जो हमारे फायर इंजीनियर्स होते हैं, जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, अधिकारी जो भी होते हैं, वो किस तरह से पानी से पहले तो आग बुझाते हैं, फिर ऊंची ऊंची लिफ्ट से किसी तरह से या क्रेन के माध्यम से ऐसी लंबी लंबी सीढ़ियां लगाकर ऊपर तक जाते हैं और लोगों को बचा बचा कर लाते हैं। तो उसमें कई उसके आयाम हैं, जैसे कि पहले तो आग बुझाना, जैसे तुमने अभी बताया कि पानी की कितनी फुहारें देनी है, कितनी देर तक देनी है, क्या उसका फोर्स होना चाहिए, आग जो लगी है वो कितनी पावरफुल है, उसकी क्षमता क्या है, उसके हिसाब से पानी का प्रयोग करना। इन सारी चीज़ों का जब तक कि ज्ञान नहीं होगा नहीं हो सकता है। हमें अगर पता ही नहीं होगा कि आग कितनी तेज़ है, हो सकता है हम धीमा पानी छोड़ें, कम पानी छोड़ें, कितनी मंजिल पर आग लगी है, हवा की दिशा क्या है, हवा का रुख है तो आग बढ़ेगी, कम होगी। इन सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है और उसके साथ साथ लोगों की जान बचाना भी बहुत बड़ा काम हो जाता है। जी बिल्कुल। और ये फायर इंजीनियरिंग के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में आप जब दाखिला लेना चाहते हैं तो उसके लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स या गणित विषयों के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण करना ज़रूरी है। और वहीं बीई फायर के लिए आपको डिग्री कोर्स के लिए ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसको भी पास करना होता है। इसके अलावा फायर इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए शारीरिक योग्यता भी देखी जाती है, जैसे कि पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर और वजन 50 किलो, वहीं महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई 157 सेंटीमीटर और वजन 46 किलो होना चाहिए, और उम्र 19 से 23 वर्ष निर्धारित की गई है। बिल्कुल। बीई यानी कि बैचलर इन इंजीनियरिंग फायर कोर्स के अलावा भी इसमें कई और कोर्स होते हैं, जिसमें डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, पीएससी इन फायर इंजीनियरिंग, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट,
रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग कोर्स जैसे कोर्स शामिल हैं। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र में एक फायर इंजीनियर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है, और वैसे भी जो भी निजी संस्थान है वहां पर भी इस तरीके की क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी आगे लग चुकी हैं और बहुत लोगों मतलब जान माल सबके नुकसान को देखते हुए अब इस तरीके की ज़रूरतों पर ध्यान दिया गया है, और ये कहा गया है कि इस सारी व्यवस्था हो तभी किसी चीज़ को पास किया जाएगा या उन्हें पंजीकरण दिया जाएगा। बिल्कुल। और इस क्षेत्र के प्रोफेशनल्स की जो ज़रूरत होती है वो आर्किटेक्चर और बिल्डिंग निर्माण, इंश्योरेंस, असेसमेंट जो होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिफाइनरी, गैस फैक्ट्री, निर्माण उद्योग, प्लास्टिक, एलपीजी और केमिकल प्लांट, इन सब जगहों पर रोजगार के अवसर मौजूद हैं। और साथ ही 15 से 20 साल के अनुभव के बाद खुद की फायर सेफ्टी एजेंसी भी खोली जा सकती है। इससे संबंधित कोर्स करने के लिए संस्थान हैं जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर पश्चिम बंगाल, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग नई दिल्ली, और साथ ही अधिक जानकारी के लिए इंटरनेट पर आप सर्च करके ले सकते हैं सारी जानकारी। हाँ। इसके साथ साथ रोजगार समाचार पत्र जो आता है उसमें भी बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। तो इस तरह से आप इस क्षेत्र में सोच सकते हैं। और बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य ज़रूर है, लेकिन जाहिर है कि जब ऐसी जगहों पर बहुत सारे लोगों को चुनौतियां पसंद होती हैं, उसके साथ साथ आप लोगों की जान बचाते हैं, तो वाकई एक अच्छा सा महसूस होता है। देश की सेवा कह लें या समाज सेवा कह लें, यह हर तरीके से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये एक अलग तरह का विषय है जिसमें कि बहुत कम लोग सोचते हैं कि हमें इसमें जाना है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। ऐसे ही नागरिक सुरक्षा बल होते हैं, उसमें भी बहुत हद तक ऊपर से नीचे लोगों को उतारना, स्ट्रेचर पर किस तरह से ले जाना, कैसे प्राथमिक चिकित्सा देना, इन सारी चीज़ों की भी ट्रेनिंग दी जाती है। और कुछ इसी तरीके की ट्रेनिंग इसमें भी बहुत हद तक दी जाती है। इसमें अलग अलग स्तर के लोग होते हैं। तो ये तो हो गई करियर की बात, लेकिन आज विश्व टीकाकरण दिवस है, तो इसमें जो है ना बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां हैं जिसमें कि टीकाकरण बहुत आवश्यक है। 16 मार्च यानी आज ही के दिन भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और देश के लोगों को टीकाकरण के महत्व को बताने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर दिन इस दिन को मनाया जाता है। और सबसे पहले 1995 में पहली बार पोलियो के लिए जो ओरल वैक्सीन ड्रॉप दिया गया था, उसकी शुरुआत आज ही के दिन की गई थी। जी। और भारत में पोलियो के रोगियों का अंतिम मामला वर्ष 2011 में सामने आया था। और अत्यधिक संक्रामक रोगों को रोकने के लिए टीकाकरण सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका है। और बहुत बड़ी संख्या में पूरी दुनिया में लोगों को संक्रमित करने वाले रोग जैसे कि चेचक है, खसरा, टेटनस और पोलियो जैसी खतरनाक बीमारियों के रोकथाम में टीकाकरण बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ है। इसलिए हमें इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो भी वैक्सीन लगवाने से जो कई लोग डरते भी हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। हाँ, आगे आना चाहिए क्या, बल्कि ये जो आजकल खास तौर से कोरोना के बारे में जो गलतफहमियां हैं, भ्रांतियां हैं, उसके लिए ध्यान रखें। हमारे देश में बनी हुई जो वैक्सीन है पूरी तरह से सुरक्षित है, अभी तक उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। तो जैसे ही आपकी बारी आए, कोशिश करें आप ऑनलाइन अपना नाम दर्ज करें, उसमें पंजीकरण करवाएं अपना, और समय रहते टीका लगवा कर अपनी जान को सुरक्षित कर लें, और ख़ास तौर से कोरोना से अपनी सुरक्षा कर लें। बच्चों की बात जब होती है तो बच्चे वाकई बहुत संवेदनशील होते हैं। उनके मनोभावों को माता पिता के अलावा समाज को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे हृदय से बहुत उदार होते हैं। लेकिन अगर इनको सही से न समझा गया, इनकी बातों को तरजीह नहीं दी गई, तो इस प्रकार के बच्चे कुंठित भी जल्दी हो जाते हैं। इसलिए इनको समझें। बच्चों की बात समझकर किसी भी बच्चे की बात टालना ठीक नहीं है, क्योंकि ये बच्चे राष्ट्रीय धरोहर हैं और इन्हीं से खुशहाल राष्ट्र का निर्माण होता है। तो हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है कि ये विषय विचारणीय है। तो भाई इसलिए हमने बताया कि इस गीत के बाद हम इस विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना? जी बिल्कुल। भाई बच्चों की जब बात आती है ना, तो ख़ास तौर से हमारे बहुत सारे, हम लोगों ने जैसे बात की कि बच्चे संवेदनशील भी हों, समझदार भी हों, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी अभिभावक की होती है। तो हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बात लिखकर भेजी है। जी। हमारे एक साथी लिखकर भेजते हैं कि पहले तो उन्होंने सबको नमस्कार प्रणाम कहा है। इन्होंने लिखा है कि समझदार और संवेदनशील दोनों ही अपनी जगह अलग है। आज के समय में ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि जो बच्चे समझदार हैं वो संवेदनशील भी होंगे। भाई और ज़्यादातर बच्चे इंटेलिजेंट हैं पर सेंसिटिव होने की जगह एग्रेसिव हो रहे हैं। उनको संभालना बहुत ही टेढ़ी खीर हो गई है। ये बात भी सही है, लेकिन वहीं हमारे एक साथी और भी लिखकर भेजते हैं कि बच्चे मन के सच्चे, जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे समझदार भी हैं, संवेदनशील भी और साथ में प्रतिभावान भी।
और उसमें रही प्रतिभा को पहचान कर और भी निखारने के लिए उनकी रुचि के अनुरूप वातावरण बनाना ज़रूरी है। जी, तो हमारे श्रोताओं ने तो खुद ही बहुत कुछ लिखकर भेजा है और हम कल इस विषय पर एक कार्यक्रम भी लेकर आ रहे हैं। जानकारी दे दें अपने साथियों को। क्या परीक्षा तनाव के बगैर संभव है? क्या करें, क्या न करें? अभिभावक किन किन बातों का ख्याल रखें? अक्सर जब हम बच्चों को बड़ा करते हैं, हम ये समझते हैं हमारी जमीन है, ये हमारी खेती है, इसमें हम जो चाहिए उगाएंगे। उसके बजाय आप वो गार्डनर बनिए जो माली है, जो पानी डालता है, उसको सनलाइट बराबर मिलता है कि नहीं पौधे को वो देखता है, उसको कितना हवा मिलना चाहिए वो हिसाब से उसकी डायरेक्शन सेट करके रख देता है। जानकारी देंगे विशेषज्ञ विवेक शेट्टी। इसके लिए 17 मार्च का सखी सहेली कार्यक्रम जरूर सुने। दिन में 3 बजे अन्य विषयों के साथ तनाव मुक्त परीक्षा विशेष आकर्षण होगा। याद रहे 17 मार्च दिन में 3 बजे आपके अपने विविध भारती चैनल पर। ये सच है रेणु जी की शरारत का बचपन से बहुत करीब का रिश्ता होता है और जब तक शरारतें किसी के लिए समस्या का कारण नहीं बनती तब तक तो ठीक है, लेकिन नहीं तो ये संवेदनहीनता आगे चलकर परेशानी का सबब बन सकती है। और अधिकतर पेरेंट्स बच्चों के लिए ऐसे व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश भी नहीं करते। इससे धीरे धीरे उनके व्यवहार में उद्दंडता और अनुशासनहीनता आने लगती है। इसलिए शुरू से ही अपने बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि दूसरों की भावनाओं को समझते हुए हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपने लिए पसंद करते हैं। बिल्कुल, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी ऐसा कहा है कि गुरुदेव ने कि जैसा हम व्यवहार खुद के लिए चाहते हैं वैसा ही हमें दूसरों के साथ भी करना चाहिए। और जाहिर है कि अगर हम ये सोचेंगे कि सामने वाला भी हमारी तरह ही संवेदनशील है तो जाहिर है कि हम भी उसके प्रति भी संवेदनशील हो जाएंगे। तो इस तरह से संवेदनशीलता और समझदारी एक साथ बिल्कुल संभव है और हम अगर समझदार हैं तो संवेदनशील भी होंगे और संवेदनशील रहेंगे तो समझदारी अपने आप आ जाएगी। इस तरीके की कि जाहिर है कि हम सबके प्रति उतने ही संवेदनशील रहें जितने कि खुद के लिए होते हैं, है ना? बिल्कुल। और ख़ास तौर पर जैसे ही बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है उसके समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत तेज़ी से होने लगती है और घर से बाहर उसे दोस्तों, टीचर्स और बाकी लोगों के साथ बातचीत करने का मौका भी मिलता है। तो इस दौरान वो दूसरों के सामने अपनी बात रखना, अपने लिए क्या अच्छा है उसको पहचानना और अपनी मनपसंद चीज़ों को कैसे हम ले सकते हैं उसके लिए संघर्ष करना सीखता है कि किस तरीके से हम उनको ले सकते हैं। ये बच्चे के विकास की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन इस उम्र में उसके हर व्यवहार पर पेरेंट्स को पूरी नज़र रखनी चाहिए क्योंकि यही उम्र है जब बच्चे दूसरों के साथ सामाजिक व्यवहार सीख रहे होते हैं। बिल्कुल। और अनुशासनहीनता में और बच्चों को उनके मन का करने देने में बड़ा फ़र्क है। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि बच्चे ज़िद्दी तो नहीं हो रहे हैं और इसके साथ साथ उन्हें ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें कैसा व्यवहार करना है। अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर कहीं से झगड़ा किया उसने और दूसरा जीत गया या वो चुपचाप चला आया तो हम सोचते हैं कि ये बच्चा दब्बू हो जाएगा और पूरी ज़िंदगी में ये बिल्कुल सफल या यूं कहें कि वो ज़िंदगी जी ही नहीं सकेगा, सब लोग उसको मार डालेंगे या पता नहीं उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। सीधे सरल लोग भी ज़िंदगी में जी रहे हैं और बड़ी खूबसूरती से जी रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा माहौल भी मिल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि बहुत तेज़ और चालाक होना ज़रूरी है। अक्सर हम यही सोचते हैं कि अरे ये तो इतना सीधा है, ये करेगा क्या ज़िंदगी में आगे जाकर, अरे थोड़े चालाक बनो। हम बना तो देते हैं लेकिन धीरे धीरे उसके मन में भरते हैं। लेकिन सबकी अपनी प्रकृति होती है, उसको संवेदनशील बनाएं क्योंकि आप चालाकी अगर सिखाएंगे तो वो आपके साथ भी करेगा। जी बिल्कुल। चालाकी बहुत दिन तक नहीं चल पाती तो बेहतर है कि उसको संवेदनशील बने रहने दें और समझदार भी बना दें। बिल्कुल। और वैसे भी कई लोग ऐसा होता है रेणु जी कहते हैं कि देखो हमारा बच्चा जो सबको पीट के ही आता है, कभी हार के नहीं आता, किसी से पिट के नहीं आता। तो ये चीज़ भी होती है, वो गलत दिशा में जाने लगता है फिर बच्चा कि ये चीज़ अच्छी है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, ये भी होता है। और जब भी बच्चा कोई गलत व्यवहार करे तो उसे उसी वक्त रोकना और समझाना ज़रूरी है, नहीं तो वो आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। और बच्चे को समझाएं कि गलतियां बच्चों से ही नहीं बड़ों से भी होती हैं, पर उन्हें स्वीकार करके माफ़ी मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है। अक्सर बच्चे अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं, इसलिए अक्सर नहीं बल्कि हर वक्त सीखते हैं। बल्कि यहाँ तक ये भी कहा गया है कि बच्चों को सिखाया नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं सिखाया जा सकता, बल्कि बच्चे वही करते हैं जो आप करते हैं। तो हम जो भी बच्चों से करवाना चाहते हैं बेहतर है कि हम वो स्वयं पहले धारण करें, उस व्यवहार को, उस प्रकृति को, उस अपने क्रियाकलाप को खुद करेंगे, बच्चे अपने आप सीखेंगे। बच्चा जो देखता है वही सीखता है। आपको अलग से क ख ग जैसी ये पाठ नहीं है, इसको आप पढ़ा नहीं सकते। बेहतर है कि आप एक उसके प्रति उसके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें,
जी, क्योंकि कई बार होता है कि कभी कभी पेरेंट्स किसी बात पे गुस्सा होते हैं और बच्चे के ऊपर निकल जाता है गुस्सा, तो आप उसे अगर आप सॉरी बोल देंगे तो उसमें कोई गलत नहीं है, उससे बच्चा भी सीखेगा कि हाँ, अगर हम गलती करते हैं तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर एक मनोवैज्ञानिक रिसर्च की बात करें तो आपस में झगड़ने वाले जो दंपति होते हैं तो उनके बच्चों का व्यवहार भी आक्रामक होने लगता है। इसलिए बिल्कुल आप चाहें तो कितने ही तनावग्रस्त क्यों ना हो, लेकिन बच्चों के सामने अपने आप को संतुलित रखने की कोशिश करिए। बिल्कुल, बच्चों के सामने अपने आप को संयमित रखें, क्योंकि बच्चे बहुत कोमल मिट्टी के होते हैं, बिल्कुल मिट्टी होते हैं, मिट्टी का लोंदा होते हैं। वही उस समय उनके बनने पकने, उनके एक आकार लेने का समय होता है, जिस समय उनका मन बन रहा होता है, मिजाज बन रहा होता है, उनका मस्तिष्क विकसित हो रहा होता है। तो वही चीज़ें वो जो देखते हैं उसका बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है, बहुत गहरी छाप छोड़ता है वो सारी चीज़ें। तो बेहतर है कि एक अच्छा, हमने जैसे पहले भी कहा कि एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें बच्चों के सामने, और बेहतर है कि बहुत जैसा आप चाहते हैं कि बच्चा बने वही आप स्वयं करेंगे तो अपने आप बच्चे में वो प्रकृति आ जाएगी। जी, परिवार जो है छोटा सा बंगला हो या बड़ा सा बंगला, हर सदस्य की बहुत अहमियत होती है, ये बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है ना। बिल्कुल। और परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य हैं उनके साथ भी बच्चों का व्यवहार जो होना चाहिए वो सहयोगात्मक होना चाहिए, और खुद भी ऐसा करें और बच्चों को प्रेरित करें करके। और जब भी बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसे प्रोत्साहित करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल। और भाई बहनों या दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर करने की आदत बच्चे में शुरू से ही डालनी चाहिए। इससे ना केवल रिश्तों में मजबूती आएगी बल्कि वो दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों का ख्याल रखना भी सीखते हैं। और अगर परिवार में एक ही बच्चा है तो आप उसके साथ उसकी चॉकलेट शेयर कर सकते हैं। और जिन परिवारों में एक ही बच्चा होता है तो वहाँ बच्चे की हर सुविधा, हर मांग बिना कुछ कहे ही पूरी हो जाती है, तो उसमें धैर्य की भावना विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि उसे कुछ मांगना नहीं पड़ता है। जी हाँ, मांगना भी नहीं पड़ता है, और इसी के साथ उसको कुछ देने की भी आदत नहीं होती है। क्योंकि जो भी चीज़ घर में आती है वो पूरी की पूरी उसे मिल जाती है, क्योंकि साथ में भाई बहन कोई नहीं होते हैं। तो इस तरह से साझा करना, बांट कर खाने की, बांट कर कुछ भी, कोई भी खेल का सामान आया है या खाने का सामान है वो आप स्वयं ले लें, भले ही आपको नहीं भी खाना है तो भी आप लेकर रख दें, बाद में उसी बच्चे को दे दें। लेकिन उस समय उसकी आदत ये होनी चाहिए कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सबको वो एक एक टुकड़ा दे, जैसे चॉकलेट की बात होती है। ठीक है, बड़े बुजुर्ग कभी कभी नहीं खाते हैं, आप ना खाएं, लेकिन जिस समय वो दे रहा है आप लेकर रख लें ताकि उसको देने की आदत पड़ी रहे। तो इस तरह से उसकी एक संवेदना जो है, देने वाली आदत, प्रवृत्ति होती है, बांट के खाने की आदत, बांट के काम करने की आदत, उसको अपने साथ सब कामों में लगाएं। भले ही वो थोड़ा, ठीक है, बच्चों से काम करवाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे फैला देते हैं, काम बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ा सा आप धैर्य रखें, अपने धैर्य का परिचय दें और बच्चों से भी काम करवाएं ताकि उनमें आदत रहे, सहयोग की भावना भी रहे। हमारे साथी बहुत अच्छा लिखकर भेज रहे हैं कि मेरी नज़र में संवेदनशील और समझदार बच्चे वो होते हैं जो बचपन से ही अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हुए अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, और ऐसे बच्चे ही आगे चलकर देश के अच्छे नागरिक बनते हैं। और बचपन से ही उनमें जो एक हुनर, कला, समझदारी और पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की चाह होती है, निश्चित ही वे उसमें सफल भी होते हैं, और ऐसे बच्चे ही आगे चलकर देश का उज्जवल भविष्य भी बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये बात तो अच्छी लिखी है, लेकिन एक बात हम यहाँ ये कहना चाहते हैं अपने साथियों से कि ज़रूर बच्चे ऐसे होते हैं, सभी ये कहते हैं कि बच्चे अनुसरण करें, घर में शांति सौहार्द का वातावरण होना चाहिए। अभी हमारे साथी ने भी लिखा है, इन्होंने लिखा है, बाढ़ई पूत पिता के धर्मा, कहने का आशय ये कि पिता के द्वारा किए गए कार्यों का अनुसरण पुत्र बहुत हद तक करता है। एक पिता अगर दयालु है तो बेटा भी थोड़ा ना थोड़ा सही दयालु जरूर होगा। हम यही कहना चाहते हैं कि सफलता और संवेदनशीलता बिल्कुल अलग चीज़ है। आप ऐसा ना सोचें कि जो बच्चा पढ़ाई में सफल है या किसी प्रतिभा में उसकी बहुत प्रतिभा संपन्न है या कोई बहुत खास हुनर है, अगर नहीं है तो भी क्या एक अच्छा इंसान तो बन सकता है ना। बिल्कुल। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा अव्वल आए या बहुत उच्च शिक्षा वो प्राप्त करे या बहुत कोई अपने व्यवसाय रोजगार में सफल हो। हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से सहनशील, दयालु या संवेदनशील होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, कैसे सब में मिलजुल कर काम करने की भावना होनी चाहिए, एक दल में काम करने की भावना का विकसित होना बहुत ज़रूरी है बच्चों में, है ना? जी बिल्कुल। जैसे कि जितना भी आप उसको अपने साथ में घर में अगर कुछ भी काम भी कर रही हैं तो उसको कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत उससे भी करवाएं। जैसे पानी का गिलास है, छोटी सी चीज़ है, वो उससे कह दें चलो तुम दे के आओ। थोड़ी थोड़ी चीज़ें उससे कराएंगे तो बच्चे में भी रहेगा कि हाँ हमें सबकी हेल्प मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए दूसरों की। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर शुरू से ही आने लगेंगी।
बस बात वही है जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आप करवाएं उससे। तो ये तो होगी समझदारी की बात कि बच्चों में किस तरह से समझदारी और उनका इसके साथ साथ एक बात और है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको घर में ही इससे लाभ मिलेगा, बल्कि जब इस तरह से टीम में काम करने की आदत पड़ी रहेगी तो जब बाहर कहीं वो व्यवसाय में जाए, मतलब स्वयं का व्यवसाय करे, रोजगार करे या किसी भी नौकरी में जाए, कोई भी पेशा वो अपना सकता है। ऐसे में देखो क्या होता है ना आरती की, अगर हम कहीं कार्यालय में काम कर रहे हैं तो हमारे पास उच्च अधिकारी भी होते हैं, हमारे अंडर में भी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन सब से बहुत अलग अलग ढंग से हमें निपटना होता है, बात करनी होती है, व्यवहारिक होना पड़ता है। ये सारी चीजें जब हमारे में विकसित हो जाती हैं बचपन से, तो जाहिर है ये इनका जो है लाभ हमें मिलता है ना। बिल्कुल, जो चीज हम बचपन में सीखते हैं वो हमेशा चलती है साथ में। बिल्कुल। और अगर आपका खुद का व्यवसाय है तब तो आपको और विनम्र और बहुत संवेदनशील होना पड़ता है, क्योंकि आपका अपना व्यवसाय है, आपकी पूंजी लगी होती है, तो जाहिर है कि इसमें ज्यादा चुनौतियां होती हैं, ज्यादा खतरा होता है। तो हमें ऐसे में और विनम्र होना पड़ता है, बहुत संवेदनशील होना पड़ता है। आपके जितने भी कर्मचारी होंगे, अगर आप मालिक हैं तो जाहिर है कि उनमें अगर संवेदनशील नहीं होंगे तो वो परिवार वाला माहौल नहीं होगा, तो वो लोग इतने समर्पण से काम नहीं करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है ये कि हमारे बचपन के ये जो व्यवहार की हम जो बात कर रहे हैं, संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, समझदारी की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ बचपन तक ही सीमित होता है, बल्कि ताउम्र ये सारी चीजें हमारी पूंजी बन जाती हैं, है ना। तो जैसे हम करेंगे अपने बचपन में वही हम आगे तक लेके जाते हैं। बिल्कुल, और वैसा ही हमें आसपास का वातावरण मिलता है, क्योंकि आप जैसे होते हैं वैसे ही लोग आपके पास आते भी हैं, है ना। बिल्कुल। भाई, जो हम बच्चों के बात कर रहे थे, इसके बारे में हम सखियों को फिर से बता दें, अपने श्रोताओं को, कि कल विवेक शेट्टी विशेषज्ञ हैं इस विषय के, कॉर्पोरेट में बहुत ही प्रेरक बातें बताते हैं। वो बताएंगे कि बच्चों के संग हम कैसा व्यवहार करें, और खास तौर से इस समय जब परीक्षा का समय है तो बच्चों के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो हमें इस बात का भी बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि जब आप हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा हो, अगर आपको ये पता चल जाता है तो उसके लिए तैयारी क्या क्या करनी है, और उस तैयारी जो घर के अंदर तैयारी करते हैं उससे पहले जो है कुछ चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें कि आप पूछ लें उनसे कि कब पहुंच रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, और कितने लोग अगर आप सीधे सीधे ना पूछें तो बेहतर है, थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से पूछें, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। वहीं आप ये भी पूछ सकते हैं कि कितने दिन ठहरने का उनका कार्यक्रम है, उसी हिसाब से तैयारी करें। और इसके साथ साथ जैसे उनके आज आने का अगर समय निर्धारित है 3 बजे, तो एक बार फिर 2 बजे 1 बजे पूछ लें कि कहाँ तक पहुंचे आप, ताकि उन्हें ये लगे कि आप उनका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ऐसा ना लगे कि हम बिना बुलाए मेहमान जैसे जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अरे हमने तो वहाँ कह दिया जाने का और वहाँ तो बड़ा सन्नाटा है, तो कुछ ऐसा उन्हें महसूस ना हो, उन्हें लगे कि हाँ वाकई हम बहुत उत्सुक हैं उनसे मिलने के लिए, है ना। बिल्कुल। और उसके आने के बाद कि वो जब आ जाते हैं हमारे मेहमान, तब हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। बिल्कुल। अगर आपको पता चल गया है कि आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, उनके लिए एक आप कमरा तय करके रख दीजिए कि यहाँ पे उनको ठहराना है, उसकी साफ सफाई अच्छे से करवा दीजिए, बाथरूम में सब सामान रखवा दीजिए पहले से ही, चाहे वो लेकर आए अपने साथ, लेकिन फिर भी आप पहले से सामान रखवा दीजिए। और एक लिस्ट बना लीजिए कि आप उनको कौन कौन सी जगह दिखाने ले जाएंगे, उस शहर की कौन सी प्रसिद्ध जगह है जहाँ आप उनको लेकर जाने वाले हैं दिखाने, वो भी पहले से डिसाइड करिए, ताकि वो आप जब वो लोग आए तो उनको घुमाने फिराने भी ले जाएं। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से उनका एक स्थान नियत कर दें। लेकिन अब भाई घुमाने फिराने हम बाद में ले चलेंगे, क्योंकि समय समाप्त होने वाला है। आज हमने जो गीत सुनवाया उन फिल्मों के नाम हैं दिल ही तो है, सावन को आने दो, स्वर्ग नर्क, जख्मी, भरोसा। इन फिल्मों के गीत आज हमने सखी सहेली कार्यक्रम में आपको सुनवाया। और भाई अब कार्यक्रम का समय तो समाप्त हुआ चाहता है, लेकिन हम आपसे बिछड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, आप अपनी जो भी एहतियात है उन सब का बराबर ख्याल रखें, और जो भी जैसे कि हम बराबर बात करते हैं, मास्क लगा कर रखें, दूरियां बना कर रखें, घर से जब भी बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, कहीं से बाहर से आए तो साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और इन सारी चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें, ताकि अभी पूरी तरह से सभी लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो आप स्वस्थ रहेंगे तो जाहिर हम भी खुश रहेंगे। और यूं ही सुनते रहें विविध भारती और सखी सहेली। और आज कार्यक्रम समाप्त करने की रेणु चतुर्वेदी और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।